एपिसोड 58। बोरियत से बचने के लिए मैंने टीवी लगा लिया। इस तरह मैं सूरत हाल से भी आगाह रहता। टीवी पर अब भी लिंडसे मर्डर केस की तफसीलात ही दोहराई जा रही थी। फिर एक मोहम्मद शख्स नमूदार हुआ। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरे से लगता था कि वो गम से निढाल है। उसे देखते मेरे जहन में जॉनी रेहान का नाम गूंजा था। अगले लम्हे इसकी तस्दीक हो गई जब रिपोर्टर ने उसका तारुफ कराया। फिर उससे लिंडसे रेहान के कत्ल के बारे में पूछा। उसने भराए हुए लहजे में जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि लैनी को किसने मारा है। यह पुलिस का काम है, वो उसकी तफ्तीश कर रही है। क्या मिसेस रेहान का कत्ल इस सिलसिले की कड़ी तो नहीं है जिसमें गुज़िश्ता 3 साल के दौरान निस दर्जन रेहान्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं? रिपोर्टर ने चुपते हुए लहजे में पूछा। जॉनी रेहान सोच में पड़ गया। फिर उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये सीधा सा मामला है। अगर मेरे दामाद का ख्याल दुरुस्त है तो ये उसी दहशतगर्द का काम है जिसकी पुलिस को तलाश है। रिपोर्टर जॉनी रेहान से सवालात करता रहा और मेरी नज़रें उसके खद्दोखाल से उलझी रहीं। उसमें मुझे अपनी झलक नजर आ रही थी। फिर मैंने चौंक कर सर झटका। इस दौरान में टीवी का मंजर बदला और उस रेस्टोरेंट को दिखाया जाने लगा जहां विलियम डिनर के लिए रुका था। एक मखमली सा आदमी अपने साइज से जरा सा छोटा माइक थामे बेहद जोशो खरोश से कुछ कह रहा था। माइक का लोगो बता रहा था कि यह उस न्यूज़ चैनल का नहीं है। शायद इस वजह से उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। फिर जब उन तीनों बदमाशों को दिखाया गया तो मैं उछल पड़ा। खतरा सर पर आ गया था। विलियम उठो, मैंने उसको झंझोड़ दिया। क्या हुआ? वो गनूदा सी आवाज में बोला, पुलिस को शायद पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ था। उसका नशा हैरान हो गया। पुलिस को? मगर कैसे? देखो, टीवी में दिखा रहे हैं। विलियम ने गौर से देखा। ये तो वही लफंग है और मेरे ख्याल में इन्होंने ही पुलिस को फूट दिया है। कुछ देर में पुलिस हमारी तलाश में होगी। इस बार वो भी उछल पड़ा। उसने जल्दी से वो चैनल लगाया जिसका लोगो वाला माइक मखमली आदमी ने थाम रखा था। उस चैनल पर उसकी आवाज भी आ रही थी। पुलिस का ख्याल है मतलूबा शख्स इस वक्त जोहान्सबर्ग में है। अब मेरे यहाँ से निकलना फौरी तौर पर जरूरी हो गया है। मैंने उठकर डांगरी और शर्ट लिफाफे में डाली। तुम्हारे पास को ऊनी टोपी और सनग्लास है? उसने सारे लाए और अलमारी से एक स्याह रंग की ऊनी टोपी और बड़े शीशों वाला सनग्लास निकाला। तुम्हारी शेव बढ़ गई है, बेहतर इसे फ्रेंच कर लो, इससे सूरत भी बदल जाएगी। अगर तुम्हें नहीं आती तो मैं कर देता हूँ। मैं मजीद शुक्रगुजार होऊंगा, मैंने ममनूनियत से कहा। उसने उस तरह लेकर किसी बार्बर किसी महारत से मेरी शेव बनाई और बाकी मंदा चेहरे को फ्रेंच कट कर दिया। यतीम खाने में परवरिश के दौरान ये हुनर भी सीखा था। तुम इनाम के मुस्तहक हो दोस्त, लेकिन अफसोस इस वक्त मेरी जेब खाली है। लेकिन तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं किसी दिन उसका शुक्रिया अदा करने जरूर आऊंगा और उस वक्त मैं खाली हाथ नहीं होऊंगा। उसने मुझे संजीदगी से देखा। मैं लालची शख्स हूँ, लेकिन मेरे खुलूस की इस तरह तौहीन न करो। यकीन करो, मैंने खुलूस नियत से तुम्हारे काम आना चाहा। मैं एहसानमंद हूँ और तुम्हारी तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। इस जज्बे के तहत मैं तुम्हारे लिए जो करना चाहूँगा तुम उससे मना नहीं करोगे। उसे बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम निकलने की करो। जोहान्सबर्ग की पुलिस तेज रफ्तारी में अपना सानी नहीं रखती। विलियम ने जल्दी से कपड़े बदले और हम बिल्डिंग से बाहर निकले। अभी हम सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ गए ही थे कि एक पुलिस कार बिल्डिंग के सामने रुकती नजर आई। पहुंच गई ये तो, विलियम ने इस्तराबी लहजे में कहा। जल्दी जल्दी जगह से निकल चलो। हम उस तरफ की पतली सी गली में घुस गए। बाद में तुम पुलिस के सामने क्या वजाहत पेश करोगे? कुछ नहीं, मैं मान लूंगा कि मैंने तुम्हें लिफ्ट दी थी और फिर अपने फ्लैट में ठहराया था। तुम सुबह सवेरे रुखसत हो गए। मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ गए। कहानी तो अच्छी है, लेकिन पुलिस इस पर आसानी से यकीन नहीं करेगी। ना करे, उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होगा। किसी को लिफ्ट देना या उसकी मदद करना जुर्म नहीं है। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो पुलिस को मतलूब है। तुम्हारे बारे में वही बताऊंगा जो तुमने बताया था। पुलिस पूछेगी कि तुमने कल टीवी पर मेरे बारे में नहीं देखा। मेरा जवाब होगा कि कल की पुरथकन ड्राइविंग के बाद मैं बेशतर वक्त सोता रहा था और दोपहर के करीब खाने और घूमने के लिए निकल खड़ा हुआ। गली क्रॉस करके हम सड़क पर आए। विलियम दौड़कर एक बस पर सवार हो गया। मैंने उसकी तकलीद की। हम जा कहाँ रहे हैं? साहिल के पास एक पार्क है जहाँ लोग खैमों में रहते हैं। ज्यादातर हिप्पी नुमा लोग बसते हैं। उनमें मेरा एक दोस्त भी है, उसके पास जा रहे हैं। कोई लड़की? हाँ, और बहुत खूबसूरत भी। विलियम ने बाईं आंख दबाई। कभी कभी दिल घबराता है तो उसके पास चला जाता हूँ। उसे सिर्फ इतने पैसे दरकार हैं जो 2-3 दिन की चरस और खाने के लिए काफी हैं। यानी पेशावर भी है। मुझे कराहियत हुई थी, लेकिन उन मानों में नहीं। उसे पैसे की तलब नहीं है। अगर उसके पास पैसे हों तो 1000 रेंडर्स की तरफ भी आंख उठाकर ना देखें। बस ने हमें पार्क के पास उतारा था। हस्ब तवक्को पार्क हिप्पियों की आबादी साबित हुआ जो जा बजा गिरोह की सूरत में बैठे अपने शुगल में मसरूफ थे। कहीं गिटार बजाए जा रहे थे और कहीं चरस के सुट्टे लग रहे थे। मेरा ख्याल था
کہ یہ غلیظ مخلوق دنیا سے معدوم ہو رہی ہے اور ساری ازم کی طرح ہپیزم بھی ناکام ہو رہا ہے، لیکن اس پارک کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اب بھی اس کے شیدائی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ فضا میں سمندر کی مخصوص مہک بتا رہی تھی کہ سمندر پاس ہی ہے۔ غالباً پارک کے ایک طرف نظر آنے والے سگنل کے پار سمندر تھا۔ ولیم نے ایک لڑکے سے پوچھا، شارٹی کہاں ہے؟ ہوگی کسی حرامزادے کی بغل میں، اس نے مخمور لہجے میں کہا اور ایک طرف چل دیا۔ ولیم نے اسے گالی دی جو اس نے سنی یا انسنی کر دی۔ یہ شارٹی کون ہے؟ وہی لڑکی جس کے پاس ہم آئے ہیں، حالانکہ تکنیکی لحاظ سے اسے لڑکی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے تبصرہ کیا۔ ولیم نے کئی اور لوگوں سے پوچھا۔ آخری بار اس نے ایک مدہوش لڑکی سے پوچھا جس نے اگر نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہنا ہوتا تو پھر بھی گوارا ہوتی۔ اس وقت اس کے پاس سے اتنی خوفناک بو آ رہی تھی کہ پاس کھڑے ہونا بھی محال تھا۔ اس نے شارٹی کا پتہ دیا۔ ایف بلاک میں چلے جاؤ، آج کل اس کے پاس نارنجی رنگ کا خیمہ ہے۔ ایف بلاک سب سے آخر میں تھا اور اس کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ نارنجی خیمے وہاں کوئی درجن بھر تھے۔ 5ویں خیمے میں شارٹی صاحبہ دستیاب ہوئی۔ اس سے پہلے تقریباً ہر خیمے میں ناگفتگو حالات دیکھنے کے لیے ناقابل اشاعت جملوں سے سابقہ پڑا۔ ایف بلاک شاید ان پیشہ ور عورتوں کے لیے مخصوص تھا جو یہاں آنے والے نشچت طبقے کے حوث زدہ افراد کو بھگتا کر اپنے لیے روزگار پیدا کرتی تھی۔ شارٹی کے خیمے تک ہم یوں آئے کہ میں لاہور پڑھ رہا تھا اور ولیم گالیاں دے رہا تھا۔ شارٹی بھی اچھی حالت میں نہیں تھی، لیکن غنیمت تھا کہ تنہا تھی۔ وہ 2 عدد چیتڑے زیب تن کیے اپنے خیمے میں ایک میلے سے بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اسے دیکھتے اس کے نام کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ وہ مشکل سے 4.25 فٹ قامت کی مگر گداز بدن کی لڑکی تھی۔ اگر اس کے جسم پر میل کی تہی نہ ہوتی اور بال چیکٹ نہ ہو رہے ہوتے تو وہ بے حد حسین نظر آتی۔ ولیم نے اسے آہستہ سے آواز دی، بھاگ جاؤ۔ اس نے مخمور آواز میں کہا، پہلی رات بھر کئی کتے مجھ سے چمٹے رہے تھے۔ شارٹی، میں ولیم ہوں، تمہارے پاس کام سے آیا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نقوش بھی دلکش تھے، البتہ آنکھیں شاید رات بھر جاگنے اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے بے نیازی سے ولیم کو دیکھا اور اٹھ کر پاس رکھے پرس سے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ سگریٹ یقیناً بھری ہوئی تھی۔ ایک کش لے کر اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ پہلے تو تم اکیلے آتے تھے۔ دوست ہے میرا، اگر اجازت ہو تو ہم دونوں اندر آ جائیں۔ آ جاؤ، لیکن دوست ہو یا باپ، آج میں کسی کو رفاقت نہیں دے سکتی، پہلے ہی۔ آگے اس نے جو کہا اسے سن کر مجھے پسینہ آ گیا۔ پلیز شارٹی، میں اس لیے نہیں آیا ہوں۔ میرا یہ دوست کیپ ٹاؤن سے آیا ہے، وہاں کسی اخبار میں کام کرتا ہے، ہپیوں کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہے۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اسی بے نیازی سے بولی اور سگریٹ سے مزید ایک کش لے کر اسے بجھا کر احتیاط سے واپس رکھ دیا۔ خیمے میں بس چرس کی بو مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ ہمیں کیوں کرید رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم کچرے کا ڈھیر ہیں؟ ولیم نے اچانک بول کر مجھے پھنسا دیا تھا، اس لیے صورتحال کو نبھانا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ میں اس بات پر تحقیق کر رہا ہوں کہ بڑے گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں جنہیں تمام آسائشات میسر ہوتی ہیں وہ ہپیزم کی طرف کیوں مائل ہو جاتے ہیں؟ شاید اس نے تمہیں میرے باپ کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ شارٹی نے ولیم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جوہری ہے، اسے صرف پتھروں کی شناخت ہے۔ ولیم نے میری طرف دیکھا۔ شارٹی مظلوم لڑکی ہے، اس کا باپ کروڑ پتی ہے اور یہ اس حال میں رہ رہی ہے۔ فضول بکواس نہ کرو، میں وہاں مظلوم تھی جہاں مجھے ہر قدم پر بتایا جاتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ یہاں میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ کیا تمہارے باپ نے تمہیں واپس لے جانے کی کوشش نہیں کی کبھی؟ میں نے پوچھا۔ کئی بار، 2 بار وہ خود آیا اور تیسری بار اس نے اپنے گنڈے بھیجے۔ جانتے ہو، وہ رات بھر میرے ساتھ رہے اور صبح جا کر میرے باپ کا معاوضہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کے بعد میرے باپ نے کسی کو نہیں بھیجا۔ اور تمہاری ماں؟ اس آوارہ کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں۔ شارٹی کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی۔ خود سارے زمانے میں گلچھرے اڑاتی تھی اور مجھ پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے 2 بار اسے گھر کے ملازموں کے ساتھ پکڑا تھا۔ میں لرز گیا۔ دنیا کس طرف جا رہی تھی؟ ایک ماں کے بارے میں بیٹی کتنے غلط انداز میں بات کر رہی تھی۔ شارٹی نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا تم میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہو؟ ولیم نے جلدی سے انکار کیا۔ ارے نہیں، کتاب لکھنے کے لیے اس کے پاس سارا مواد ہے۔ یہ بس اتنا چاہتا ہے کہ کسی ہپی پارک میں رہ کر اسے تصنیف کرے۔ یہاں کا ماحول اس کی کتاب کو جاندار بنا دے گا۔ اس خیمے میں تو اتنی جگہ نہیں ہے، اور رات بھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ناقابل بیان لمحات کا ذکر کیا۔ مجھے اس جگہ نہیں رہنا۔ میں نے کسی قدر ناگواری سے کہا، کیا یہاں کوئی خیمہ نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں، انتظامیہ سے بات کرو، وہ تمہیں خیمہ دے گی اور دوسری سہولیات بھی۔ اگر تم سفارش کرو گی تو خیمہ ملے گا، ولیم نے کہا۔ مینیجر باب کسی غیر ہپی کو خیمہ نہیں دے گا۔ شارٹی سوچ میں پڑ گئی۔
सिफारिश तो वो मेरी भी नहीं मानेगा, सख्त कमीना आदमी है। एक रात मुझसे फ्री होने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मगर क्यों, तुम्हारा तो पेशा यही है, विलियम ने कहा। हाँ, मगर मेरी अपनी मर्जी भी है। मैं और बॉब से मुझे शुरू से चिढ़ है। वो इस पार्क में आने वाली हर लड़की पर अपना हक समझता है। तुम्हें याद है नन्ही बेका क्या क्या हशर किया था उसने? वो तो पुलिस केस नहीं बना, वरना ये अंदर होता। अच्छा, यानी हमें किसी और जगह का रुख करना पड़ेगा, विलियम ने मायूसी से कहा। तुम क्रिस्टन के पास क्यों नहीं जाते? उसके पास कई खैमे, मुमकिन है उनमें से कोई तुम्हारे दोस्त को मिल जाए। इसका क्रिस्टन के साथ गुजारा नहीं होगा। यह ठहरा सीधा साधा आदमी, और क्रिस्टन बड़े दर्जे का बदमाश है। शॉर्टी ने एक बार फिर बगौर मेरा जायजा लिया। इतना शरीफ भी दिखाई नहीं देता वैसे ये, हाथ पैर का मजबूत है। ऐसे लोग किसी की बालादस्ती कबूल नहीं करते। उसके लहजे में मर्दम शनासी का तजुर्बा बोल रहा था। सुनो, क्या तुम अपना खैमा कुछ दिन के लिए इसे देकर अपने किसी साथी के साथ शेयर नहीं कर सकती? तुम्हें माकूल मुआवजा मिलेगा। विलियम ने उसे तरगीब दी। अव्वल तो मेरी किसी साथी के पास इतना बड़ा खैमा नहीं है कि वो मुझसे शेयर कर सके। उन सबके पास भी इतने ही बड़े खैमे हैं। दूसरे, अगर किसी ने मुझे ठहरा लिया तो ग्राहक को कहाँ लेकर जाएगी, और मेरे ग्राहक कहाँ जाएंगे? और तीसरा ये कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। शॉर्टी ने टक्का सा जवाब दिया। मैंने विलियम को इशारा किया। हम खैमे से बाहर आए। मैं उसे ज़रा फासले पर ले गया। ये चक्कर क्या है दोस्त? ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? पूरे शहर में यही एक जगह है जहाँ तुम महफूज रह सकते हो, क्योंकि इन लोगों को ना अखबारात से दिलचस्पी है और ना टीवी का शौक। बाकी सारा शहर तुम्हारा सूरत आशना हो चुका होगा। बात तो माकूल है, मगर यहाँ रुकने के लिए अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा, और मेरे पास 25-30 रेंडर्स पड़े हैं। रकम की तुम फिक्र मत करो, मैं खासी रकम लाया हूँ। उसने अपनी जेब से नोटों की मुख्तसर सी गड्डी निकालकर मेरे हाथ पे रख दी। इसकी ज़रूरत नहीं है यार। मैं चाहता हूँ अब तुम घर जाकर पुलिस का सामना कर लो। जितनी देर गायब रहोगे इतने ही मशकूक होते जाओगे। मैंने उसे पैसे वापस करना चाहे। मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम ये रकम रख लो। मुमकिन है तुम्हें जगह मिल जाए, लेकिन जगह ना मिले तब भी दिन के वक्त यहाँ से बाहर ना जाना। बेशुमार आवारागर्द पार्क में ऐसे ही पड़े रहते हैं। इन लोगों की हरकतों की वजह से पुलिस अक्सर छापे मारती होगी। बादल नाखास्ता मैंने रकम ले ली। दोस्त, तुम मुझे जेरबार कर रहे हो। तुमने दोस्त कह दिया तो तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। वो मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाकर बोला। काश उन लफंगों का चक्कर ना होता तो तुम्हें मेरे अपार्टमेंट से जाना नहीं पड़ता। अगर उन लफंगों का चक्कर ना होता तो हमारी मुलाकात कैसे होती? वो शरारत से मुस्कुराया। अगर वो लफंगे ना आते तो तुम मेरे साथ सफर करने की कोई और तदबीर इख्तियार करते। सच बताओ, तुम कहाँ से मेरे साथ सफर कर रहे थे? उस जंगल से जहां से तुम गेंडा लेकर जा रहे थे। मैंने एतराफ किया। मुझे पहले ही शक था। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। मुझे वाकई ज्यादा देर घर से गायब नहीं रहना चाहिए, वरना पुलिस ज्यादा मशकूक हो जाएगी। उसके जाने के बाद मैंने थैला पार्क में एक तरफ रखी बेंचों पर रखा और वहीं दराज हो गया। डूबते सूरज की हल्की सी धूप भली लग रही थी। अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली तो सामने शॉर्टी खड़ी थी, उन्हीं ना होने के बराबर कपड़ों में। क्या बात है, तुम अकेले हो? विलियम कहाँ है? वो चला गया। मैं उठ बैठा। वो आकर मेरे बराबर में बैठ गई। मैंने तो पहला मुसन्निफ देखा है जो शोर और हंगामे में किताब लिखना चाहता है। इस वक्त तो सुकून है। मैं समझता हूँ यहाँ हंगामे रात को होते हैं, मगर मैं दिन में ही लिखूंगा। बॉब एक नंबर का हरामी है। अगर तुम औरत होते तो फ्री में जगह और खैमा दे देता, मगर तुमसे दुगने से भी ज्यादा मुआवजा लेगा। यहाँ नॉर्मल किराया कितना है? एक दिन का 10 रेंटर्स और महीने भर का 200। उसमें सारी सहूलियात बमै खैमे की मिलती हैं, लेकिन वो अमीरजादे जो अय्याशी के लिए इधर का रुख करते हैं, बॉब उनकी खाल उतार लेता है। मैं ना तो अमीरजादा हूँ और ना ही अय्याश। वो मुस्कुराई। मुझे तो तुम यहाँ के लगते भी नहीं हो। मैंने बताया था ना, मैं केप टाउन से आया हूँ। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली। ना जाने क्यों तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर लगता है तुम जनूबी अफ्रीका से बाहर से आए हो। मैंने स्कूल तक तालीम बरतानिया में हासिल की है, उसके बाद यहाँ आया। अब यहीं का रहने वाला हूँ। मैंने महसूस किया कि वो मशकूक हो रही थी। कहने को तो वो 20-21 साल की लड़की थी, लेकिन उस हिप्पी पार्क में उसने जो तजुर्बात हासिल किए थे वो मर्दों का एक्सरे कर लेती थी। इसी वजह से उसे मेरी कहानी पर यकीन नहीं आया। बहरहाल, अगर तुम इस जगह रहने पर मुसिर हो तो तुम्हारे लिए मैं हरामी बॉब की चंद ख्वाहिशात पूरी कर दूंगी। हरगिज नहीं, मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। मेरे पास रकम है, मैं उससे दुगने किराए पर भी खैमा ले सकता हूँ। बराए करम उसके दफ्तर तक मेरी रहनुमाई कर दो। मैं खड़ा हुआ तो उसने इशारे से पार्क के कोशे की तरफ जाने को कहा।
बॉब का दफ्तर बड़े से सफरी ट्रॉलर में है, उस पर पार्क मैनेजमेंट लिखा है। लेकिन जल्दी किस बात की है? अभी तुम मेरे खैमे में वक्त गुजार सकते हो, रात को चाहो तो बाहर सो जाना। इस सर्दी में? मैंने गौर से उसे देखा, उसे शायद सर्दी लग नहीं रही थी। हाँ, रात को यहाँ जगह जगह लाओ जलते हैं, बाज़ औक़ात तो मुझे गर्मी लगने लगती है। लगता तुम्हें इस वक्त भी गर्मी लग रही है? ये सच है। आओ ज़रा समंदर की तैराकी करें। मुझे माफ़ रखो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और ये मेरा सामान बिला तकल्लुफ़ मेरे खैमे में रख दो। हमारे यहाँ चोरी बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, और कोई बाहर से आ गया तो कोई बगैर रेफरेंस के नहीं आ सकता। अगर तुम विलियम के साथ ना आए होते तो अब तक पार्क से बाहर होते। मैं उसके हमरा पार्क के साथ वाले जंगल से गुजरा और पाम के दरख्तों की एक पट्टी के बाद सुनहरा चमकता साहिल था। सूरज बस गुरूब होने वाला था। मैं हैरान था उसके जिस्म में कितनी गर्मी भरी थी जो इस सर्दी के आलम में नहाना चाहती थी। मगर साहिल पर पहुंचकर देखा, सिर्फ वही नहीं, बेशुमार लोगों के जिस्मों में गर्मी भरी थी, और वो आलम बेलिबासी में साहिल पर घूमने या तैरने में मसरूफ थे। उनमें अक्सरियत ख़वातीन की थी। ज़रा फासले पर जहाँ समंदर की लहरों को बैरियर बनाकर तोड़ा गया था, वहाँ शायकीन तैराकी कर रहे थे। बाकी साहिल पुरसुकून और हमवार था। शॉर्टी ने दौड़ लगाई और पानी में घुस गई। मुझे उसके हिप्पी होने पर ज़रा शुबा हुआ, क्योंकि ऊँट के बाद हिप्पी वाहिद मखलूक है जो पानी से डरती है। इस डर की बिना पर ये लोग नहाने धोने से सख्त गुरेज करते हैं, और शॉर्टी बाकायदा तैराकी कर रही थी। मैं साहिल पर खड़ा उसे देखता रहा। उस साहिल को देखकर मुझे जमशेद पैलेस के सामने वाला साहिल याद आ गया। छुट्टी वाले दिन हसन अली मुझे साहिल पर वर्जिश कराने ले जाता था। कभी कभी काजल भी जिद करके चली जाती थी और मुझे वर्जिश के दौरान जी भर के तंग करती थी। जब मैं कोई मुश्किल एक्सरसाइज कर रहा होता था तो वो जानबूझकर ऊंची नीची लहरों में चली जाती और मेरी सारी तवज्जो उस पर मरकूज हो जाती। वो मुझे सताने के लिए बनावटी चीख मारती तो मेरा दिल दहल जाता और मैं बेख्तियार एक्सरसाइज भूलकर उसकी तरफ लपकता था। जब वो मेरे बेवकूफ़ बन जाने पर कहकह लगा रही होती तो हसन अली बतौर सज़ा वर्जिश दुगनी कर दिया करता। अचानक मुझे अपने पास से आवाज़ आई, ए कहाँ खो गए? मैं इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ। शॉर्टी कह रही थी। उसके भीगे बदन को देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। खुदा के लिए, क्या तुम फौलाद की बनी हो? पानी गर्म है। मैं कहती हूँ तुम भी एक बार गोता लगा लो। मुझे तो माफ़ रखो, मैंने कहा और वापस पार्क की तरफ चल दिया। मुझे अपने कोट की फिक्र थी, अगर वो कुछ चुरा ले जाता तो मुझे ठिठुरना पड़ता। शॉर्टी लपकती हुई मुझसे पहले अपने खैमे में घुस गई। समंदर के गुसल ने उसे साफ के बजाय मजीद मैला कर दिया था। उसके जिस्म की मैल फूल कर मजीद नुमायां हो रही थी। उसने जिस्म साफ करने का तकल्लुफ किए बगैर उन्हीं गीले चिथड़ों पर कपड़े पहन लिए। मुझे भूख लग रही थी। मैंने उससे पूछा, यहाँ नज़दीक कुछ खाने को मिलता है? पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। तब फिर चलो, मुझे शदीद भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। रेस्टोरेंट हिप्पियों के पार्क के सामने था और गालिबन हिप्पियों के लिए कायम किया गया था, क्योंकि उसकी हालत भी ख़राब थी। मैंने चंद सैंडविचेस और दूध का ऑर्डर दिया। उसने अपने लिए बर्गर मंगवाया। तुम अभी तक दूध पीते हो? आदमी बचपन के बाद भी दूध पीता है। उसने नहायत फजूल बकवास की। मैंने सिर छूकर कहा, खुदा के लिए, क्या तुम अपनी कारोबारी गुफ्तगू कारोबारी औकात के लिए मखसूस नहीं कर सकती? तुम्हारे ग्राहक इससे खुश होते होंगे। ओके ओके, मुझे लगता है तुम्हें औरत से दिलचस्पी नहीं है। तुमने एक बार भी मेरी तरफ उस नज़र से नहीं देखा। किस नज़र से? मैंने रवानी से पूछा और फिर पछताया, क्योंकि उसने मर्दों की नज़र की तशरीह शुरू कर दी। बस बस, अब तुमने कोई फजूल बात की तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो ठंडी सांस लेकर चुप हो गई। मैं इस चक्कर से निकलना चाहता था, लेकिन रात होने के बाद, इसलिए उसे बर्दाश्त करा था। ये रेस्टोरेंट छप्परनुमा होटल था, यानी छत थी लेकिन चारों तरफ से खुला था। अंदर बैठकर भी इर्द गिर्द का मंजर साफ देखा जा सकता था। तब मैंने विलियम को देखा। वो 2 अफराद के नरगे में था। नरगे में यूं कि उन 2 अफराद ने अमलन उसे दबोच रखा था। वो उनके साथ पार्क के अंदर जा रहा था। मुझे समझने में चंद लम्हे लगे थे कि मामला क्या है। विलियम पुलिस के बजाय कर्नल बोगार्ट के आदमियों या उन लोगों के हत्थे चढ़ गया था जिन्होंने रास्ते में हमला किया था, जिसमें लिंडसे रियान मारी गई थी। बहरहाल वो जो कोई भी थे, उन्होंने साबित कर दिया था कि वो पुलिस से ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। मैंने जल्दी से उठते हुए शॉर्टी से कहा, क्या तुम मेरे साथ किसी तफरीगाह में जाना पसंद करोगी? मसलन? उसने अपने बाल खुजाते हुए कहा। उसके सर में जुएं थी। इस शहर की तफरीगाहों का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ से चलो। चलो। वो राजी हो गई। मैंने बिल अदा किया।